हमारा ही सेशन आप क्यों लें? क्या हमारी खसूसियत है कि आप हमारा सेशन लें? इसमें मैं अपने सेशन की थोड़ी सी फीचर्स बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। स्क्रीन जिनको शो नहीं हो रही, वो अपना जो मोबाइल है उसकी ज़रा सेटिंग चेंज करें, उसको जो अपनी वीडियो है या उसकी सेटिंग करें, उसको देख लें। क्योंकि वाइट बोर्ड मेरे पास ओपन है, और आप अगर कोई मसला होगा तो आपकी तरफ ही होगा। अच्छा। अ, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम गुलाम हसन है एंड आई एम अ PMS ऑफिसर करंटली सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब एज असिस्टेंट कमिश्नर। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें जो है वो मैं आपको फीचर्स टाइप चीज़ें जो बता देता हूँ कि हमारा जो ये सेशन होगा, सॉलरली इट इज़ बेस्ड ऑन द सिलेबस कंटेंट ऑफ द तहसीलदार डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम। और इसमें हमारा ये मॉक टाइप सेशन होगा, टोटली प्रैक्टिस टाइप सेशन होगा। आई विल बी नॉट टीचिंग ऑल द स्टफ गिवन, बट हम इसको क्या कर रहे होंगे कि हम लॉ को खास तौर पर हम प्रैक्टिकल वे से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बिकॉज इसमें बहुत सारे बच्चे जो डिस्क्रिप्टिव पास कर जाएंगे, लेकिन जब वो इंटरव्यू में जाएंगे, अगर एक टर्म का जो डेफिनेशन है या अंडरस्टैंडिंग है वो उसको पता नहीं होगी, तो वो इंटरव्यू में पास नहीं हो पाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल अंदाज में करेंगे कि आप लोग लॉ की एक्चुअल नेचर को, स्कोप को और उसकी जो ऑपरेशनल यूटिलिटी है उसको अंडरस्टैंड करें। और विद प्रैक्टिकल इंटरफेस के वो जो रजिस्टर्स हैं या उनके जो पेजेस हैं, या जो आपके फर्द मिल्कियत होती है या खतूनी का जो सफ़ा होता है या जो आपका शजरा होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको डिटेल से उसको मेक श्योर करेंगे कि आप अंडरस्टैंड करें। उसके बाद जो कंपोनेंट है उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश का जो ऐसे है और उर्दू का जो ऐसे है, इसमें सॉरली हम स्ट्रक्चर, इसकी क्लैरिटी, कोहेरेंस और इसका थीसिस, इसका इंट्रोडक्शन, ईच एंड एवरीथिंग पढ़ने के बाद फिर हम इनके 10 एसेज जो है वो फुल लेंथ एसेज, वैसे पैराग्राफ तो आप बहुत सारे मैं आपको लिखवाऊंगा, बल्कि आज भी मैं आप लोगों को एक पैराग्राफ असाइन कर दूंगा। 10 एसेज उर्दू के जो कि डिफरेंट टॉपिक होंगे, और 10 इंग्लिश के एसेज जो कि इससे डिफरेंट टॉपिक होंगे। मतलब अगर यूं कहें कि आपके 20 टॉपिक्स जो है ना वो एसेज के, आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा इस सेशन में। आई होप कि दिस विल बी अ ट्रेनिंग ऑफ दीज एसेज, और सॉलिडली हम स्टफ इन्फ्यूज नहीं कर रहे होंगे, बल्कि आपको प्रैक्टिकली लिखवा कर क्लास में करवा कर आपका जो है वो एनालिसिस कर रहे होंगे कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। उसके साथ जो ग्रामर का पोर्शन है, वो हर लेक्चर के बाद आपका जो है वो प्रॉपर एक रिगोरस किस्म का टेस्ट होगा। और ग्रामर के अलावा जो इडियम्स और मुहावरात हैं, उनकी एक आपको वर्कशीट दी जाएगी। उसको आप प्रैक्टिस करेंगे, और उसके जो सेंटेंस मेकिंग है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, उस पर डिटेल हमारा 2 लेक्चर होंगे, जो इंग्लिश इडियम्स को अलग से कवर करेंगे और उर्दू मुहावरात को अलग से कवर करेंगे। उसके बाद इसके तलखीस और प्रेसी एंड देन ट्रांसलेशन। तो आज आज जो हमारा लेक्चर है वो प्रेसी के ऊपर है, और वी विल लर्न हाउ टू मेक एन इफेक्टिव प्रेसी, और उसको हम किस तरह से टेक्स्ट को मैनिपुलेट करते हैं और टेक्स्ट को हैंडल करके, और उसको हम प्रेसी जो है वो बनाते हैं। तो आज आज का हमारा जो लेक्चर है वो प्रेसी मेकिंग पे होगा। ठीक है। अच्छा। अब बात जब आती है कि ये सारा जो स्टफ है, क्या ये 45 डेज में कवर हो पाएगा? विल वी बी एबल टू कवर ऑल दिस स्टफ इन 45 डेज? इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द रिस्पॉन्स। ठीक है।
जितना जल्दी आप रिस्पॉन्स करेंगे, जितना जल्दी आप चीज़ों को कवर करेंगे, हमारी स्पीड उससे ज़्यादा होगी। मतलब इसमें ये नहीं होगा कि आप आपको एक ऐसे दिया जाए और आप 3 दिन बाद जो है ना वो ऐसे हमें रिटर्न करें। आप उसी दिन ऐसे रिटर्न करेंगे, मतलब जो टाइम फ्रेम दिया गया होगा आपको, और उसी टाइम फ्रेम में आपको फिर चेक करके वापस किया जाएगा। दूसरी बात इसमें यह है कि हमारी जो प्रेसी है, ट्रांसलेशन है, इसमें हम 20 प्रेसीज करवाएंगे, फ्रॉम अ वेरी सिंपल पैराग्राफ टू अ वेरी कॉग्निटिव टाइप ऑफ पैराग्राफ, वेरी फिलोसॉफिकल टाइप ऑफ पैराग्राफ। मतलब इसमें वैसे जो तहसीलदार का एग्जाम होता है, इसमें एक मीडियम डिफिकल्टी वाला पैराग्राफ आता है, बिल्कुल एक्सट्रीम डिफिकल्टी वाला पैराग्राफ नहीं आता। लेकिन हम इसमें, मैंने 2 पैराग्राफ ऐसे रखने हैं जो सीएसएस और पीएमएस लेवल के हों, तो वो आपको ज़रा मीडियम से थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाकर प्रैक्टिस करवाएं, ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि बेसिकली अगर डिफिकल्ट पैराग्राफ आ जाता है तो उसको आप हैंडल कैसे करेंगे। ठीक है। अब इसके अलावा जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन की हम 10 जो पैराग्राफ्स हैं, वर्कशीट है उसकी, 10 पैराग्राफ्स की वर्कशीट हम जो है वो करवाएंगे। और उर्दू तलखीस जो है उसके भी 10 पैराग्राफ की जो है, जो एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट है उर्दू की, स्टैंडर्ड एक जो बुक है उस वहाँ से पैराग्राफ लिया जाएगा, और उसका जो आपको तलखीस है, तलखीस करने का जो तरीका है वो आपको सिखाया जाएगा। और 10 तलखीस के जो पैराग्राफ हैं वो आपको एज अ वर्कशीट, एज अ प्रैक्टिस शीट जो है वो आपको दिए जाएंगे और आपसे करवाए जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो हमारा मॉक मॉड्यूल है वो ये इस तरह है कि हम जो लॉज हैं, हमारे 3 मेजर लॉज हैं, और इन मेजर लॉज के ऊपर अभी स्कीम ऑफ स्टडी आपके जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके ग्रुप में आ जाएगी, स्कीम ऑफ स्टडी। उसमें हमने सेक्शन वाइज डिवाइड डिवाइड किया है। फॉर एग्जांपल, आपका लेक्चर नंबर 1 जो है वो सीएसएस अपना, जो लेक्चर नंबर 1 है वो अगर पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के ऊपर है, तो वो सेक्शन 1 से सेक्शन 30 तक उसको एक्सप्लेन करेगा। इसमें सेक्शन 1 टू सेक्शन 30 जितने भी आपकी इम्पोर्टेड रजिस्टर्स होंगे, इम्पोर्टेड अमेंडमेंट्स होंगी, एक्सटर्नल इसकी जो कोई ऐसा कोई डिसीजन होता है जो कि उस एक्ट को वायलेट करता है या एक्ट के अगेंस्ट जाता है, रिपग्नेंट होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड विद दैट इन 3 सेक्शंस का एक ऑपरेशन टाइप डायसेक्शन करेंगे कि इसमें हम किस तरह से इसको लर्न कर सकते हैं, और ये प्रैक्टिकली ऑपरेशनल वे से किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है, और उस पर क्या क्या जो इन्स आउट्स होते हैं उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसकी इसके इसके प्रैक्टिकल के लिए मैंने फारूक को इन्वॉल्व किया है, जो कि मेरा तहसीलदार रहा है पिछले मेरी पोस्टिंग में। आई नो हिम, ही इज़ अ वेरी लर्नड गाय, और वो प्रैक्टिकली जानता है। उसके डिसीजंस बकायदा मैं कोट करता था अपनी कोर्ट में, और वो एक अच्छा जज है, अच्छा रेवेन्यू का जो है ना वो डिसीजन मेकर है, तो उसको बड़ी इन चीज़ों के ऊपर ग्रिप है। तो प्रैक्टिकली क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर जो होता है ना उसका रोल थोड़ा सा सुपरवाइजरी टाइप का होता है, वो ज़रा अफसर टाइप होता है, तो वो कहता है चल यार तहसीलदार साहब तुसी कर लो चीज़ें। तो ज़्यादातर पार्टीशन के जो केसेस होते हैं, ज़्यादातर जो जिसको हम वंडा कहते हैं, वनडे के जो केसेस होते हैं, और जिस तरह आजकल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पार्टीशन को फ्री ऑफ कॉस्ट किया हुआ है और उसकी एक खास कैंपेन चल रही है, तो उसका भी तरीकाकार आपको बताएंगे। और फिर जो अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स हैं, बेसिकली एआरसी जिसको कहते हैं, उनके ऊपर जो उनके जो डॉक्यूमेंटेशन है या उनका जो प्रोसेस है लैंड रजिस्ट्रेशन का या इंतकालात का, वो भी हम इसमें आपको प्रैक्टिकली सिखाएंगे कि वहाँ पे क्या प्रोसेस होता है और वहाँ पे क्या चीज़ होती है। इसमें फिर ज़ाहिर है अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे जो एमसीक्यूज आएंगे वो भी कवर हो जाएंगे आपके, और जो इंटरव्यू में आपके लिए मैं आपको जो बिल्कुल पल्स प्रोजेक्ट, बिल्कुल एग्जैक्टली अच्छा, हम ये आपको आपको ये पता होना चाहिए कि आई एम द पायनियर ऑफ द पल्स प्रोजेक्ट। पल्स प्रोजेक्ट मेरे कहरोड़ पक्का तहसील में पूरे पंजाब में पहली दफ़ा स्टार्ट हुआ, वहाँ करोड़ पक्का में, लोधरा में ये स्टार्ट हुआ पहले, फिर खानेवाल में, और
एक और हाफजाबाद। ये 3 जिले थे। लोधरा में हमारा सबसे पहले स्टार्ट हुआ और इसको हमने किया। गुड अयान, गुड। तो आपके लिए तो बहुत ज़बरदस्त है कि आप के लिए जो लॉ है ये बड़ा फ्रूटफुल साबित होगा और आपकी लर्निंग भी ज़्यादा होगी इसमें। चलें जी, उसके साथ हम देखते हैं इसमें जो टेस्ट, हमारा टेस्ट सिस्टम होगा वो ये होगा कि 1 to अगर 30 हमने सेक्शंस किए हैं तो आई रिक्वेस्ट के ये जो बच्चे लाइंस लगा रहे हैं वाइट बोर्ड पे, ये कोशिश करेंगे इससे अब्सटेन करें। अच्छा, 1 to 30 सेक्शंस का फिर एक टेस्ट होगा। ठीक है, उस टेस्ट के बाद फिर 30 से आगे 30 सेक्शंस का या 25 सेक्शंस का या 20 सेक्शंस का वो हम खुद डिवाइस करेंगे तहसीलदार साहब से डिस्कस करके। तो उसका टेस्ट होगा। और उसके बाद तो ये जो 3 मेजर लॉज हैं इनके ऊपर हमारे 9 टेस्ट होंगे, जिसमें पहले 6 टेस्ट तो हमारे सेक्शन वाइज होंगे और 3 टेस्ट जो है वो कम्युलेटिव कंप्लीट टेस्ट होंगे, और जो 1 टेस्ट होगा वो आपके अदर एक्ट्स का होगा। अदर एक्ट्स के ऊपर आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग हम दे देंगे, उसका मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे और फिर आपने उनको गो थ्रू कर लेना है। और उनके ऊपर शायद हमको एक रिकॉर्डेड लेक्चर भी दे दें, वो आपने जस्ट उसको देख लेना है और उसके बाद हम उसमें से टेस्ट ले लेंगे ताकि आपका वो भी जो आइडिया है वो कवर हो जाए। लॉ में जो मेरी स्कीम है, लॉ में लॉ की प्रिपरेशन की जो स्कीम है वो मैं इस तरह से डिवाइस कर रहा हूँ कि आपको इंटरव्यू में फिर लॉ तैयार करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप पास होते हैं, आपका टेस्ट भी इंशाल्लाह पास हो, और फिर आपको इंटरव्यू में भी उसकी ज़रूरत ना पड़े कि आप मजीद फिर दोबारा जाके लॉ को दोबारा पढ़ें, दोबारा कोई कोर्सेज लें। नहीं, वो आपका अच्छा खासा यहाँ पे मटेरियल तैयार हो जाएगा और आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है वो क्लियर हो जाएगी। अच्छा, ये 10 टेस्ट हो गए हमारे इसके एक्ट्स के, मेजर लॉज के। उसके बाद 5 टेस्ट कंप्लीट, मतलब इसमें जो छोटे मोटे टेस्ट हैं वो तो होते रहेंगे, जैसे पैराग्राफ लिखवा दिया, प्रेसी लिखवा दी, प्रेसी प्रैक्टिकल करवा दी, सारा कुछ। ये 5 फुल लेंथ पेपर होंगे 100 मार्क्स के। ये उर्दू के 5 फुल लेंथ पेपर होंगे और 5 फुल लेंथ पेपर। और जो हमने फीस रखी हुई है वो फीस मेरे ख्याल में टेस्टों की भी फीस नहीं है। जस्ट आज टेस्ट की बात करें तो जो टेस्ट हम डिज़ाइन कर रहे हैं सिर्फ उनकी भी फीस नहीं है, अगर आप देखा जाए तो। उसके साथ फिर 30 लेक्चर्स जो आपको मिल रहे हैं वो तो बोनस में है। इंग्लिश में भी 5 फुल लेंथ पेपर होंगे जिसमें आप 50 मार्क्स का जो है वो ऐसे हैंडल करेंगे। और फिर तो ये तकरीबन आपके 20 रिगोरस किस्म के टेस्ट हो जाएंगे और जो कल से ही स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब कल अगर लॉ का पहला लेक्चर होता है तो अगले दिन आपका जो है वो पहला टेस्ट होगा लॉ का। तो इसके लिए आप अपने माइंड को, जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं और जो आगे रजिस्ट्रेशन के लिए इंटेंड कर रहे हैं, रजिस्टर होना चाह रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना माइंड बना के हैं कि इट्स अ वेरी वेरी फास्ट कोर्स। ये क्रैश कोर्स है, रिगोरस कोर्स है। आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, फिर जाके जो है ना आप इसको कवर कर पाएंगे। और ये नहीं है कि हम बिल्कुल बर्डनाइज कर देंगे कि जी आप बर्डनड हो गए हैं और आप मटेरियल थोपी जा रहे हैं आपके ऊपर, ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी और प्रैक्टिकल अप्रोच होगी, और आपको बेहतरीन अंदाज में जो है ना इसके ऊपर एक पैकेज के साथ लेके हम चलेंगे। अच्छा, इसके इसके बाद हमारा जो शेड्यूल है वो अभी थोड़ी देर में आपको रिसीव हो जाता है, लड़का बना रहा है। वो आपको शेड्यूल दे देता है। उसमें शेड्यूल में हमारा 30 लेक्चर्स का डिज़ाइन होगा, और उनमें जो टेस्ट डेट्स होंगी वो भी अनाउंस्ड होगी। और जो डिज़ाइन है, स्कीम ऑफ स्टडी का डिज़ाइन है, उसमें सेक्शन वाइज जो है एक्ट्स को डिवाइड किया गया है और उनको इस तरह से बनाया गया है कि आप प्रैक्टिकली अगर 30 डेज का अपना टाइम टेबल उसके अकॉर्डिंगली बनाएं तो आप 30 डेज में, 40 डेज में ज़बरदस्त किस्म की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक। उसके बाद जो बच्चे पूछ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, व्हाट्सएप मी ऑन 03012268 648। ठीक है, ये मेरा नंबर है। अभी कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी, हमने जो 30% वेवर है फीस में, वो अभी तक हमने इंटैक्ट रखा हुआ है, मैंने उसको ख़त्म नहीं किया।
बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हम आपको फीस शाम तक जमा करा देते हैं, सुबह तक करा देते हैं। तो मैंने कहा भी ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, आप लोग मेरे होते हुए परेशान ना हो, कोई मसला नहीं है, हम इसको कर लेते हैं। तो 30% जो फी का ऑफ है वो अभी तक इंटैक्ट है, और आप इस नंबर पर रब्ता करके अपनी मालूमात ले सकते हैं और ख़ुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। अभी हम अपने लेक्चर पे जाएंगे जो फुल लेंथ लेक्चर है, और उसकी तरफ बढ़ते हैं और फिर उसको पढ़ते हैं। अच्छा जी, हम स्टार्ट करने लगे हैं। जो आपकी प्रेसी है, उर्दू तलखीस कहते हैं उसको, और इंग्लिश में इसको प्रेसी कहते हैं, जो कि प्रिसाइज से निकला है। प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब होता है काट छांट। ठीक है। और प्रिसीजन होता है, मतलब ये लफ्ज डिसीजन से निकला है। ठीक है। डिसीजन, प्रिसीजन। अब ये जो साइज है इसका मतलब होता है काटना। सीजन का मतलब होता है कटाव, काटना। तो बेसिकली प्रीसीजन या जो प्रेसी या प्रिसाइज का ये वर्ड है, इसका मतलब है काट छांट करना, मुख्तसर करना। ठीक है, काट छांट करना और मुख्तसर करना, इख्तसार के साथ कोई चीज़ लिखना। लेकिन इसका जो है ना, बहुत सारे बच्चे इसका मतलब समरी ले लेते हैं, या पैराफ्रेजिंग ले लेते हैं। अब पैराफ्रेजिंग जो है इज समथिंग डिफरेंट। पैराफ्रेजिंग होता है मुश्किल अंग्रेजी को आसान अंग्रेजी में लिखना। मतलब आपने एक पैराग्राफ बहुत डिफिकल्ट लिखा हुआ है, तो उसको आप आसान करके लिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं पैराफ्रेज। सिंपल इंग्लिश, डिफिकल्ट इंग्लिश को आप सिंपल इंग्लिश में ले आते हैं। दिस इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग। और प्रेसी नहीं है ये, इसको हम प्रेसी नहीं कह सकते। अब समरी जो होती है, एक होती है क्रिटिकल समरी, जो आप लोगों ने एफएससी में या उसमें पोएम्स की या किसी लेसन की क्रिटिकल समरी या क्रिटिकल एनालिसिस आप बनाते थे। जो 2010 से पहले किसी ने एफएससी की हुई है या मैट्रिक किया हुआ है, या 2015 से पहले किया हुआ, तो उसमें अभी शायद अभी भी हो, क्योंकि मैं तो 10 साल से ये नहीं पढ़ा रहा। तो समरी एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल समरी इज समथिंग डिफरेंट। ये भी प्रेसी नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं जी ये पैराग्राफ है, इसमें से चंद एक फिक्रे गायब कर दो, चंद एक फिक्रे लिख दो, ये आपकी प्रेसी हो गई। ये भी हरगिज हरगिज नहीं है। ठीक है। अब पिक एंड चूज के जी आप कुछ फिक्रे जो है वो डिलीट कर दें, डिलीशन एडिशन की टेक्निक इस्तेमाल करके। जो अननेसेसरी या मीनिंगलेस सेंटेंसेस हैं उनको डिलीट कर दें, और जो मीनिंगफुल सेंटेंसेस हैं या जो वेटेज रखते हैं बात का, जिसमें कॉन्सेप्ट का मेन आइडिया है, तो उसको उठा के लिख लें, और दिस विल बी योर प्रेसी। और दिस इज आल्सो रॉन्ग। ठीक है। अब ये सारी चीजें क्यों मैं कह रहा हूं कि ये चीजें नहीं हैं, बल्कि प्रेसी इज समथिंग डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। वो एक अलग सी चीज है। प्रेसी का लफ्ज अलग से जनरेट किया गया है। वो समरी भी तो कह सकता था आपको, वो आपको पैराफ्रेजिंग भी तो कह सकता था, वो आपको एडिशन डिलीशन और सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट का या मेन थीम का या मेन आइडिया का भी कॉन्सेप्ट दे सकता था। लेकिन उसने आपको प्रेसी का ही लफ्ज क्यों दोहराया, प्रेसी का ही लफ्ज क्यों कहा। ठीक है। तो इसको अब हम देखेंगे कि प्रेसी क्या होती है, और ये क्यों ज़रूरी है, और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं, ये इसका एक सरकारी अफसर को ये क्यों आनी चाहिए। अच्छा, प्रेसी जो है, मेरे पास एक केस आया व्हेन आई वाज असिस्टेंट कमिश्नर चिन्योट। वहाँ पे एक स्कूल था, चिनाब कॉलेज, चिन्योट के अंदर। तो डिस्ट्रिक्ट झंग और चिन्योट की उस पे लड़ाई थी कि ये जो कॉलेज है ये हमारा है। उसमें 400 पेजेस का एक फाइल थी। डीसी साहब ने मुझे दी वो फाइल, और उन्होंने कहा यार इसका ना ब्रीफ बना लो। और उन्होंने इसके साथ एक लफ्ज ऐड कर दिया, 1 पेजर।
वन पेजर ब्रीफ। अब 400 पेजेस का वन पेजर ब्रीफ कैसे बन सकता है? ठीक है, ये टाइमलाइन तो बन सकती है। क्या बन सकती है? टाइमलाइन। मिसाल के तौर पर 1994 में ये डिसीजन लिया गया, 1999 में ये डिसीजन लिया गया, 2004 में इस पे ये डेवलपमेंट हुई इस फाइल के ऊपर। ये टाइमलाइन तो हो सकती है, लेकिन वन पेजर ब्रीफ नहीं बन सकता। ठीक है, वो एक टाइमलाइन को हम ब्रीफ का नाम देते हैं और उसको बना लेते हैं। इस तरह के जो काम है इसको हम कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। दिस इज आल्सो अ फीचर ऑफ द प्रेसी, कि आप इतने बल्क में से समराइज करके चीजें निकाल कर, वो इंपॉर्टेंट चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनको स्किप नहीं किया जा सकता। अच्छा, उसके बाद आप में इसको इस प्रेसी की प्रैक्टिस को, पैराग्राफिंग को करने से, पैराग्राफ की प्रेसी बनाने से आपके अंदर एक एबिलिटी डेवलप होती है। वो होती है डिस्क्रिमिनेशन की, कि आप एसेंशियल और नॉन एसेंशियल आइटम्स में या सेंटेंसेस में या उसकी थीम में या आइडिया में, जो सेंट्रल आइडिया होता है उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एसेंशियल क्या है और नॉन एसेंशियल क्या है, किसको लिखना है, किसको कोट करना है या किसको कोट नहीं करना। उसके बाद आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत ही रोबस्ट हो जाते हैं, बड़े ही स्विफ्ट हो जाते हैं, और आप एक फाइल को आधे घंटे में उड़ा के रख देते हैं। और ऑफिसर की ये क्वालिटी होती है, जब आप अफसर बनेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक बड़ी लंबी चौड़ी फाइल को आपने 10 मिनट में गो थ्रू करके एक वन पेजर, सिंगल पेजर आपने ब्रीफ बना के अदालत में पेश करना होता है, या किसी सीनियर अथॉरिटी को, कंपेटेंट अथॉरिटी को आपने पेश करना होता है। एम्फेसिस ऑन सर्टेन थीम। आप ये भी लर्न करते हैं कि मैं जो जिस थीम पे या जिस मेन आइडिया पे या जिस सेंट्रल आइडिया पे फोकस कर रहा हूँ वो एप्ट है, करेक्ट है। बहुत बहुत दफा ऐसा देखा गया है कि इवन ऐसे में भी हम ये गलती करते हैं कि टाइटल कुछ और होता है, लिख हम कुछ और आते हैं। प्रेसी का टाइटल कुछ और देना होता है, हम लिख कुछ और आते हैं, जो कि उसकी जो टेक्स्ट है उससे टोटली डिफरेंट होता है, उससे बिल्कुल फार अवे होता है, कि उसे आप उसे इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसे मैच भी करता है। तो आपको ये प्रैक्टिस करने से आपको ये आइडिया हो जाता है कि यार टेक्स्ट का जो मेन थीम है वो कहाँ छुपा होता है और उसको कैसे ट्रेस करना होता है। उसके बाद आपकी जो रीडिंग है वो फोकस्ड और सेंटर्ड हो जाती है। आपको पता होता है, अब एक बच्चा जो 10 दफा प्रेसी प्रैक्टिस कर चुका है, उसके सामने अखबार रखेंगे, सिर्फ वही खबर पढ़ेगा जो वो खबर पढ़ना चाहता है। और जिस बच्चे ने ये प्रैक्टिस नहीं की होगी तो उसके सामने अखबार रखेंगे तो वो हर चीज पढ़ना शुरू कर देगा। तो उसमें आप में ये एबिलिटी, पैराग्राफ की डायसेक्शन करने से, पैराग्राफ को मुकम्मल डिटेल से पढ़कर उसकी समरी प्रेसी बनाने तक के प्रोसेस को लेकर आपकी जो रीडिंग एबिलिटी है वो इनहेंस हो जाती है। आप फिर फोकस्ड हो जाते हैं और सेंटर्ड हो जाते हैं कि क्या चीज़ मैंने पढ़नी है और क्या चीज़ मैंने नहीं पढ़नी। इसके बाद आपकी राइटिंग कंपोजिशन इंप्रूव हो जाती है। जब आप, अच्छा, आई यूज टू राइट अ प्रेसी ऑफ द 3 एडिटोरियल्स पब्लिश्ड डेली इन द डॉन। डॉन पेपर में जो एक पेज होता है आपका, जो लेटर्स वाला पेज होता है और ओप एड पेज होता है, उसके ऊपर एक साइड पे 3 एडिटोरियल्स होते थे, अभी भी होते हैं। मैं वो 3 एडिटोरियल्स की रोजाना प्रेसी बना लेता था और उससे मेरी प्रैक्टिस हो जाती थी। तो मेरी कंपोजिशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वर्ड्स की जो एप्ट प्लेस होती है सेंटेंस के अंदर, वो ग्रामर के छोटे छोटे चीज़ें, छोटे छोटे रूल्स, वो हमारे आना शुरू हो जाते हैं, और फिर हमारी ओवरऑल कंपोजिशन जो है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। अच्छा, उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में इसके काफ़ी यूजेज हैं। वो आप इसको टाइम टाइम लर्न करते हैं। आगे चलते हैं जी हम। नेक्स्ट हमारा एसेंशियल्स क्या हैं इसके। क्या चीज़ होती है जो आपकी प्रेसी को दूसरे लोगों की प्रेसी के साथ डिफरेंट बनाती है, उसको डिस्टिंक्टिव बनाती है? वो क्या चीज़ होती है? पहली पहली चीज़ है कि आपको जो पैराग्राफ है उसके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, उसको रीड आउट किया, 2 दफा किया, 1 दफा किया, 3 दफा किया, आपके पास उसकी क्लैरिटी आ जाती है कि अच्छा इसमें ये बात बताई गई है। जब तक वो क्लैरिटी नहीं आती, आप अगर प्रेसी लिखते हैं तो वो आपकी प्रेसी
वेग होगी, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो एम्बिगुअस होगा, और आप वो स्कोर एक्सपेक्ट नहीं कर सकेंगे जो आप करना चाहते हैं। उसके बाद जो दूसरा इसकी एसेंशियल है वो है कंसाइजनेस। आपने सुना होगा कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। अगर आप दानिशमंदी दिखाना चाहते हैं तो आपकी बात में इख्तसार होना चाहिए, आपकी बात बहुत मुख्तसर होनी चाहिए। ये इवन प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा ही है, और राइटिंग में तो खास तौर पर ऐसा है कि जितना आप कम लिखते हैं, जामिया लिखते हैं, क्लियर लिखते हैं, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। आप एक कोई ऐसे उठा लें किसी अपने कुलीग का, जिसमें आए बाएं शाएं मारी हुई हो, और एक ऐसे या एक पैराग्राफ वो ले लें जिसमें बिल्कुल क्लियर थॉट, क्लियर चीज़ें लिखी हुई हों, तो आप दोनों का वेटेज आप खुद कर लीजिएगा, उसमें आप उसको कितना वेटेज देंगे। इसके बाद है कोहेरेंस। हमारी कोहेरेंस इसमें बड़ी ज़रूरी होती है। इसमें हम कंजंक्शंस या कंजंक्टर जो है वो भी पढ़ाते हैं, जिसको सेंटेंस ओपनर या पैराग्राफ ओपनर कहते हैं। वो हमारा एक लेक्चर इसमें शामिल होगा कि आप सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, उसको आपने किस तरह से उसकी ओपनिंग की है, आप उसको दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस इस्तेमाल करेंगे, फिर पूरे पैराग्राफ में कोहेरेंस कायम करने के लिए सिंगुलर आइडिया को कैसे थ्रो करेंगे, फ्लो करेंगे, और स्ट्रीम जो है ना आपकी आइडिया की, कैसे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन टू द वेरी लास्ट लाइन कैसे मेंटेन रहेगी, और कैसे आप उसको चलाएंगे। तो कोहेरेंस पे भी हमारे 3 से 4 पैराग्राफ्स की हम प्रैक्टिस करवाते हैं क्लास के अंदर, और उसको आप सीखेंगे। उसके बाद है कम्पैक्टनेस। इसको हम कम्पैक्टनेस को आप होल कह लें, ऑर्गेनिक होल कह लें, या इसको कंप्लीटनेस कह लें। तो प्रेसी जो है बेसिकली, प्रेसी पूरे पैराग्राफ को कवर कर रही होती है, और बाज दफा बच्चे क्या करते हैं कि बीच में पूरा पूरा सेक्शन गायब कर देते हैं। मतलब ऊपर से 4 लाइनें ली, बीच में 25-30 जो लाइनें थी वो स्किप कर दी। अभी जो इस दफा सीएसएस का प्रेसी आई है, और वो बहुत लेंथी प्रेसी थी, और बच्चों ने जब उसको अटेम्प्ट किया तो इतने टाइम में भी, ये तो 45-40 मिनट ले जाएगी आपके, या 50 मिनट ले जाएगी, तो उसको स्किप किया शॉर्ट करने के चक्कर में। मेन आइडिया जो मेन थीम था वो उसको फ्लॉट, वो गलत उसको कर गए, और जो आइडिया फ्लॉट किया वो बिल्कुल सुपरफिशियल थेमेटिक था, तो वो उसको उस तरह से स्कोर उनका नहीं आएगा। और प्रेसी में सबसे ज़्यादा फेलियर की रीज़न प्रेसी को हैंडल ना करना है। उसके बाद है जी रिडक्शन ऑफ द वर्ड्स। ये मैंने ऊपर बता दिया, ब्रेविटी द सोल ऑफ विट, कि जब जितने आपके अल्फाज कम होंगे और अच्छे अल्फाज होंगे, राइट प्लेस में होंगे, तो आपका इम्पैक्ट उतना ही बढ़ेगा। मोर द वर्ड obscure द इफेक्ट। जितने ज़्यादा अल्फाज लिखेंगे, जितना ज़्यादा लफाजी करेंगे, जितना ज़्यादा बात को फैलाएंगे, आपकी बात का वेटेज उतना ही कम हो जाएगा। रूल्स क्या है प्रेसी राइटिंग के? ये बड़े क्लियर रूल्स हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पूरे पैराग्राफ को काउंट करना होता है, वर्ड्स को। अब बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ होते हैं, वर्ड्स काउंट नहीं होते, तो इसका एक फार्मूला है कि आप लाइन को गिने और लाइनों की तादाद को गिन लें, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो आपकी ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाता है, और उसको 3 से मल्टीप्लाई अपना डिवाइड कर लें, तो आपका जो आंसर आएगा उस उन वर्ड्स की लिमिट में आपने प्रेसी लिखनी होती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द थीम, ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप प्रेसी लिखने जा रहे हैं तो आपने थीम को आइडेंटिफाई नहीं किया और पूरी प्रेसी लिख दी, तो आपने सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी। अब ये जो थीम लाइन है, जो सेंट्रल आइडिया की जो मेन लाइन है, मेन आइडिया की जो लाइन है, ये कहाँ पे मिलती है? जब हम पैराग्राफ को देखते हैं तो बिल्कुल स्टार्ट में कोई एक ओपनिंग लाइन लिखी होती है, या बिल्कुल कंक्लूसिव लाइन होती है, या मिड में द अर्ली स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ, या द एंडिंग पोर्शन ऑफ द पैराग्राफ, या फिर मिड में कहीं पे वो एक लाइन स्टैंड करती होती है जो पूरे आपके पैसेज को कवर कर रही होती है। ठीक है। यूज यूर ओन लैंग्वेज। जहां पे भी आप 4 वर्ड्स का फ्रेज कॉपी करके पैराग्राफ से लिखेंगे, वहीं पे आपकी प्रेसी काट दी जाएगी। तो ओन ओन लैंग्वेज का मतलब क्या है कि आपने प्रेसी को अपने अल्फाज में बयान करना है।
और अगर अगर आप ये समझते हैं कि जी हम इसको बहुत ही शॉर्टकट तरीके से करना चाहते हैं, तो शॉर्टकट तरीका भी यही है कि आप उन अल्फाज को तब्दील करना पड़ेगा आपको। मतलब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जी इतनी लंबी चौड़ी की असी कोई सीएसएस का पेपर थोड़ी देने जा रहे हैं, सानू कोई शॉर्टेस्ट वे दसो। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप शॉर्टेस्ट वे की तरफ भी जाते हैं, लिखना तब भी आपको खुद ही पड़ेगा। जैसे ही एग्जामिनर उसकी 4 लाइनें 4 वर्ड्स जो है ना इकट्ठे लिखे हुए देखेगा, जो पैराग्राफ से पैसेज से कॉपी किए होंगे, वो फौरन इसको काट देगा। वो इसको कभी भी पास नहीं करेगा। उसके बाद है जी रूल 4, कि आपका जो फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, जब पैसेज में आई और वी इस्तेमाल हुआ है तो आप उसको प्रेसी के अंदर आई और वी नहीं लिखेंगे अनटिल अनलेस कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो या फिर कोई कोटेशन हो। अदरवाइज आप उसको ही, शी और दे में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में होता है कि आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं अगर वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी हुई है, अगर वो यूनिवर्सल ट्रुथ है या कोई फैक्ट है या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है या कोई कोटेशन है, तो अदर देन दैट आप उसको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में लिखेंगे, पास्ट में लिखेंगे, पास्ट सिंपल में। ठीक है। और ये ज्यादातर इनडायरेक्ट नरेशन में होता है, क्योंकि डायरेक्ट नरेशन में ये हम प्रैक्टिस करेंगे, ये एक एक सेंटेंस को हम प्रैक्टिस करके ये सारी चीजें सीखेंगे। उसके बाद है जी आपका ओमिशन ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन लाइक एग्जांपल्स, नेम्स, इररेलेवेंट आइडियाज। यूजुअली ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कायद आजम का कहीं पे नाम इस्तेमाल हो गया, अल्लामा इकबाल का उनके साथ नाम इस्तेमाल हो गया, या साथ में नेहरू का नाम इस्तेमाल हो गया, तो बच्चे कहते हैं कि यार ये नाम तो बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको हम स्किप करेंगे तो पैराग्राफ का मतलब। आप इन सारे अल्फाज का जो एक अम्ब्रेला टर्म होता है वो इस्तेमाल करें। फ्रीडम फाइटर्स इस्तेमाल कर लें, या लीडर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, फ्रीडम लीडर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट यूज़ कर लें। इस तरह के आप जो वर्ड्स हैं अ, उनको आप वो कर सकते हैं। ये बच्चे मैसेज कर रहे हैं, मैं ज़रा देख लूँ क्या आप पूछ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, 4 नंबर मैं ये कह रहा था कि जब आप डायरेक्ट, अगर आपका जो पैसेज है, पैराग्राफ है, वो इन्वर्टेड कामाज के अंदर है, अगर वो इन्वर्टेड कामाज के अंदर आया हुआ है तो, और वो नॉर्मल टेक्स्ट है, कोई उसमें कोटेशन या फैक्ट नहीं है, तो आप उसको फिर इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करेंगे। जब आप उसको इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करेंगे तो फिर फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन में कन्वर्ट करेंगे और पास्ट टेंस में उसको लिखेंगे। वो जिस कंडीशन में भी होगा पास्ट टेंस में लिखेंगे, और यूजुअली नॉर्मली प्रेसी पास्ट टेंस में ही होती है, और जो फर्स्ट पर्सन है वो थर्ड पर्सन में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह अगर 4-5 लफ्ज आपके साथ लिस्टेड हैं, नेम्स हैं, नेम्स ऑफ द प्लेस हैं, नेम्स नेम्स ऑफ द पर्सन्स हैं, या फ्लावर्स के नेम्स हैं, 4-5 इकट्ठे नाम इस्तेमाल हुए हैं, तो फिर आप उसको एक सिंगल जो सब्स्टिट्यूट है वर्ड, उससे आप रिप्लेस करते हैं। उसके बाद रफ ड्राफ्ट होता है हमारा। यूजुअली हम ये कहते हैं बच्चों को कि बेटा आप कभी भी प्रेसी को ओरिजिनल पेज के ऊपर एट द फर्स्ट ग्लांस नहीं करते। आपने हमेशा उसका फर्स्ट ड्राफ्ट बनाना है, सेकंड ड्राफ्ट बनाना है, और देन उसका फाइनल ड्राफ्ट बनाना है। अब फर्स्ट ड्राफ्ट कैसे बनाना है, फर्स्ट ड्राफ्ट क्या होता है? आपने एक पैसेज पढ़ा, 40 लाइन्स का या 30 लाइन्स का एक पैसेज था ये, आपने इसको पढ़ा, आपने इसको अंडरलाइन कर दिया कि ये आइडिया, ये आइडिया, ये आइडिया, ये आइडिया और ये आइडिया इंपॉर्टेंट है। आपने इसको नंबर 1 दिया, इसको नंबर 2 दिया, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड देन नंबर 6। फिर आपने जो फर्स्ट ड्राफ्ट लिखना है, आपने 1 to 6 पॉइंट्स में बुलेट फॉर्म में लिखना है। अब आपका पैरे के साथ ताल्लुक खत्म हो गया। आप जस्ट एक उसको फाइनल रीडिंग देंगे, पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करेंगे, और आपके पास मेन पॉइंट्स निकल कर आ गए हैं। आप इन मेन पॉइंट्स को पूरी फुल लेंथ सेंटेंसेस में लिखेंगे, इसको ब्रोक नहीं करेंगे, इसको आइडिया या कॉन्सेप्ट की सूरत में सिंगल वर्ड या डबल वर्ड में नहीं लिखेंगे, आप इसको फुल लाइन में लिखेंगे। फिर आप जो जब सेकंड ड्राफ्ट बनाएंगे
सेकंड ड्राफ्ट में आप इसको एक शॉर्ट पैराग्राफ की शक्ल देंगे। इसमें जितनी भी वर्ड्स की एडिशन डिलीशन या चेंज होगा, या जो सिंगल वर्ड सब्स्टिट्यूट होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट होगा, उसको आप रिप्लेस करेंगे। इसके टेंस को देखेंगे और सारी चीज़ों को देखकर फिर आप जब शॉर्ट पैराग्राफ बनाएंगे, वो सेकंड ड्राफ्ट होगा। उस सेकंड ड्राफ्ट को आपने टैली करना होगा। क्या करना होगा? टैली करना होगा मेन पैसेज के साथ, कि मेन पैसेज को पढ़े और इस सेकंड ड्राफ्ट को पढ़ें, तो क्या दोनों का मीनिंग और दोनों की सिमेट्री सीक्वेंस सारा अंडरस्टैंड हो रहा है। अगर वो अंडरस्टैंड हो रहा है तो देन आप इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, और जितनी भी आपके लिक्यूनाज होंगे, कमियां कोताहियां होंगी कोहेरेंस की या मीनिंग की, या कोई और कमी कोताही है, तो वो सारी निकाल कर फिर आप फाइनल ड्राफ्ट लिखेंगे टाइटल के साथ आपके मेन पेज के ऊपर, जहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर, रेलेवेंट क्वेश्चन नंबर जो है वो लिखा होगा, और उसके नीचे आंसर की हेडिंग देंगे, तो आप नीचे प्रेसी और टाइटल और फिर नीचे टेक्स्ट लिखेंगे। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे, अब यहाँ पे तो आप कांट छांट कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको आगे पीछे कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन वहां पर जाकर आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। जब आप उसको कांट छांट करेंगे, उसको क्रॉस लगाएंगे, दूसरी दफा लिखेंगे, तीसरी दफा लिखेंगे, ये साइकोलॉजी है कि राइटिंग सीक्वेंस को, राइटिंग प्रैक्टिस को, उसमें ओवर राइटिंग, कटिंग, राइटिंग का जो पैटर्न है आपका, वो सारी चीज़ें चीज़ें जो है वो आपकी शख्सियत का अक्स होती हैं, आपकी शख्सियत को, आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सिर्फ वो चीज़ें लिखें जो आपकी पर्सनैलिटी को अच्छा रिफ्लेक्ट करें। नेक्स्ट पे चलते हैं जी हम। कौन सी चीज़ें हैं जो प्रेसी को अटेम्प्ट करते वक्त नहीं करनी चाहिए? अच्छा, जब जब हम बताते हैं ना कि क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल समरी ऑफ द पैसेज और क्रिटिकल समरी ऑफ द लेसन हम बात करते हैं, तो उस पे हम ये कहते हैं कि जी मैंने अगर किसी पोएम के ऊपर समरी लिखी है, तो मैं एंड पे लिखता हूँ जी, दिस पोएम हैज मैनी मेरिट्स लाइक दिस या हैज मैनी डीमेरिट्स लाइक दिस। पर्सनल कमेंट होता है वो। प्रेसी में आप पर्सनल कमेंट नहीं कर सकते, समरी में आप कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म आप समरी में कर सकते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस में कर सकते हैं क्रिटिसिज्म, लेकिन प्रेसी में आप कोई अपनी तरफ से एक सिंगल वर्ड भी ऐड नहीं कर सकते। अदर इरेलीवेंसीज, जैसे कोई इरेलीवेंट चीज एडिशनल आप लिखने की कोशिश करते हैं, तो वो भी अलाउ नहीं होती। डायरेक्ट स्पीच से हमेशा आपने अवॉइड करना है, इनडायरेक्ट स्पीच यूज करनी है। उसके बाद नो रिप्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट आर बारोइंग ऑफ फ्रेजेस। अच्छा, वर्ड्स अलाउ हैं, वर्ड्स क्या हैं? अलाउ हैं। फ्रेजेस अलाउ नहीं है। फ्रेज जो होती है वो 3 to 4 वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसको फ्रेज कहते हैं। तो वो अलाउ नहीं है। अगर आप सिंगल वर्ड लेते हैं, दो लफ्ज ले लेते हैं, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप पूरी पूरी फ्रेजेस, पूरे पूरे चार चार पांच पांच वर्ड्स जो है ना उठा के, पूरा पूरा सेंटेंस उठा के कॉपी कर लेते हैं, दैट इज नॉट अलाउड। एम्फेसिस ऑन द रॉन्ग पॉइंट, मतलब वो ऐसे जो था, वो जो पैसेज था, वो लिखा हुआ था एजुकेशन के ऊपर, ठीक है, और उसमें एक जगह पे फिलोसफी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ और थोड़ा सा फिलोसफी का उसने टच दिया एजुकेशन के हवाले से, तो आपने समझा कि ये फिलोसफी के ऊपर है। आपने फिर फिलोसफी के ऊपर पूरा जो प्रेसी है, आपने फोकस ही पूरा प्रेसी फिलोसफी के ऊपर रखा, हालांकि वो पैसेज जो है वो एजुकेशन के ऊपर था। एक्सीडिंग द लिमिट मोर देन 5 वर्ड्स, अगर आपके वर्ड 30 बन रहे हैं, तो आप 35 तक लिख सकते हैं। अगर आपका जो पैसेज है वो 90 वर्ड्स का है, ओरिजिनल पैसेज, और आपकी प्रेसी 30 वर्ड्स की बनती है, तो इसमें ये अलाउ है कि आप 25 नंबरों की प्रेसी भी लिख सकते हैं और 35 नंबरों की प्रेसी भी लिख सकते हैं। अगर आप इससे ऊपर जाएंगे, तो वो वर्ड काउंट जो है वो आपका ज़्यादा हो जाएगा, और आपकी जो प्रेसी है वो अपनी नेचर, 1/3 की जो नेचर है वो खो देगी। उसके बाद फ्लावरी लैंग्वेज। फ्लावरी लैंग्वेज क्या होती है? आपने देखा होगा कि पैराग्राफ आसान जुबान में लिखा हुआ था,
और जब उसकी प्रेस ही बनाई तो उसने पता नहीं ऐसे ऐसे लफ्ज उठा कर डाल दिए जो ओरिजिनल पैसेज में कहीं पे भी नहीं थे। तो फ्लावरी लैंग्वेज का मतलब है कि आप वर्बोसिटी करते हैं, आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स आते हैं तो आप हर जगह वो यूज करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सिंपल जामिया और अच्छे वर्ड्स वाला पैसेज जो है वो प्रेसी का कंपोज करना चाहिए, ना कि आप हाई फाई इंग्लिश लिखने के चक्कर में जो नेचर ऑफ द मीनिंग है, जो पर्पस ऑफ द मीनिंग है, वो आपका फौत हो जाए और आप उसको सही तरह से ना लिख पाए। All introductory remarks, illustrations, examples, anecdotes, stories, side remarks, similes, metaphors, repeated statements, bad English, mistakes in spelling, grammar and punctuation, ये सारी आपने निकालनी होती हैं। अगर एक पैसेज में गलती से कहीं पंक्चुएशन मार्क लिखा हुआ है और वो गलत लिखा हुआ है तो आपने उसको कॉपी करके नहीं लिखना पैसेज में, उसको रिमूव करना है। अगर आपको लगता है कि किसी पैसेज में स्पेलिंग मिस्टेक है, जो कि कंपोजिंग मिस्टेक हो सकती है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वही मिस्टेक एज इट इज लिख देते हैं कि शायद ये लफ्ज ऐसे ही है। तो ऐसा नहीं होता। आप अपनी वो बाज दफा जान के भी इस तरह से किया जाता है कि हम देखें कि क्या ये करेक्ट करके लिखता है या वैसे ही कॉपी कर देता है। तो ये आपने बड़ा ध्यान रखना होता है कि इस तरह की जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जिसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं, जिसमें खाम खा के ऐसे स्टोरियाँ आ जाती हैं बीच में, रिपीटेड एक लाइन आ जाती है जो बार बार रिपीट हो रही है, कोई साइड रिमार्क्स हैं, डाइग्रेशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इन्वर्टेड कॉमास में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, डेफिनेशन है, उस तरह की सारी चीज़ें आपने जो है उससे रिमूव करनी होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब यहाँ पे हम उन चीज़ों को जो भी डोंट्स में, डूज में और रूल्स में पढ़ा है, अब हम उनको यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। अब जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसको आप ज़रा गौर से देखिए। दो कॉलेज के क्लास फेलोज हैं और वो अपने फादर्स को डिफरेंट मैसेज भेजते हैं, लेकिन पर्पस एक ही होता है। दो डिफरेंट मैसेज भेजते हैं लेकिन मैसेज का मीनिंग और पर्पस सेम होता है। एक लिखता है, थैंक्स फॉर द मनी यू सेंट मी, आई कैन सेव इट फॉर अर्जेंट नीड्स एंड इट केम जस्ट इन द निक ऑफ टाइम, आई अप्रिशिएट योर काइंडनेस बियॉन्ड वर्ड्स। अब अगर आप इनको गिने तो ये 30 वर्ड्स हैं। कितने हैं? 30 वर्ड्स हैं। और एक दूसरे बच्चे ने लिखा है कि रिसीव्ड, सेव्ड एंड थैंक्ड। 4 वर्ड्स में उसने अपनी बात मुकम्मल कर ली है। अच्छा, आप इसको लिख लें, यहाँ पे एक ऐड कर लें वर्ड मनी। मनी रिसीव्ड, सेव्ड एंड थैंक्ड। थैंक्ड की जगह पे थैंक यू लिख लें। सेव्ड इट फॉर रेनी डेज, ये लिख लें। ये कितने 10 वर्ड्स हो गए। लेकिन जो जनाब साहब ने लिखा है ना उसको कितने अल्फाज में? 30 वर्ड्स में। ये अननेसेसरी टाइप ऑफ पैराग्राफ है। ठीक है। अब देखें, थैंक्स फॉर द मनी यू सेंट मी, थैंक्स फॉर द मनी यू सेंट मी, ये गैर जरूरी है। आई कैन सेव इट फॉर अर्जेंट नीड्स, ये सेव और अर्जेंट नीड चलो ठीक है। इट केम जस्ट इन द निक ऑफ टाइम, ये भी जब आप अर्जेंट नीड्स का वर्ड इस्तेमाल करें तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। आई अप्रिशिएट योर काइंडनेस, वालिद की के लिए कौन सी अप्रिसिएशन होती है, ये भी अननेसेसरी है। जस्ट थैंक्स जो है ना, थैंक्ड कर दें उसको। ठीक है। थैंक्स इस यहाँ से लिया हमने, इस वाले को हमने काट दिया है। फादर के लिए वो तो उसकी जिम्मेदारी है, अप्रिसिएशन तो नहीं होती उसकी। अच्छा, ये हो गया कि जब आप अननेसेसरी चीज़ों को जो है ना वो काट छांट करते हैं। उसके बाद दूसरी एग्जांपल देखें। आई से, अब ये जो है ना, ये इन्वर्टेड कॉमास में है और ये डायरेक्ट नरेशन है। ठीक है। आई से फर्स्ट वी हैव डिस्पाइज्ड लिटरेचर, व्हाट डू वी एज अ नेशन केयर अबाउट बुक्स, आई से वी हैव डिस्पाइज्ड साइंस, आई से वी हैव डिस्पाइज्ड आर्ट। अब यहां पे देखें, आई से, आई से, आई से 3 दफा हुआ है। वी हैव डिस्पाइज्ड, वी हैव डिस्पाइज्ड,
एंड वी हैव डिस्पाइज्ड 3 दफा इस्तेमाल हुआ है। अगर आप जस्ट इन्हीं को ही काट काट दें, अब आप आगे देखिए, सोल्यूशन देखिए। अब आई को हमने राइटर से कहा है, आई से को हमने सेड में कन्वर्ट किया है। फर्स्ट पर्सन इनटू थर्ड पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन इनटू थर्ड पर्सन कन्वर्ट हो गया। फर्स्ट जो फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। हैव जो है वो प्रेजेंट टेंस था तो हमने उसको पास्ट में कन्वर्ट कर दिया। वी को, वी फर्स्ट पर्सन था तो हमने उसको दे में कन्वर्ट कर दिया। द राइटर सेड दैट दे हैड डिसलाइक्ड। अब ये जो डिस्पाइज वर्ड यूज हुआ है उसका हमने रिप्लेस किया है। अच्छा, आगे हमारी जो स्लाइड है वो डिफाइन करेगी व्हाट व्हाट आर द टर्म्स एंड व्हाट आर द वर्ड्स। Words can have substitutes and have synonyms and be replaced. Words जो है वो रिप्लेस हो सकते हैं, उनके सब्स्टिट्यूट्स होते हैं हमारे पास, जबकि टर्म्स के सब्स्टिट्यूट्स हमारे पास नहीं होते, हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। अब आपने लिटरेचर और साइंस और आर्ट को आपने रिप्लेस नहीं किया। ये लिटरेचर है, ये साइंस है और ये आर्ट है। आपने इनको रिप्लेस नहीं किया क्योंकि आप इनको रिप्लेस नहीं कर सकते, ये टर्म्स हैं। लिटरेचर का आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसी तरह साइंस का आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसी तरह आर्ट का आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन डिस्पाइज्ड का सब्स्टिट्यूट था क्योंकि वो वर्ब है और उसकी जगह पे हमने डिसलाइक यूज किया है। समझ गए मेरी बात? अच्छा जी। हाँ, अली हसनैन अगर एक सिंपल पैराग्राफ लिखा हुआ है और वो प्रेजेंट टेंस में है तो उसको आप प्रेजेंट टेंस में ही करेंगे। ये रूल सिर्फ डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए है, ये पास्ट वाला और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन वाला। अदरवाइज वो जिस टेंस में पैराग्राफ होगा उसी टेंस में लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो टेक्स्ट होती है वो फिलोसॉफिकल चीज़ें होती हैं या डिस्क्रिप्शन होती है, जो फैक्ट्स की डिस्क्रिप्शन होती है, तो वो उसको एज इट इज़ लिखते होते हैं, उसको चेंज नहीं करते होते। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है। हैजलेट रोड, but I may say of Coleridge that he is the only person I ever knew who answered to the idea of a man of a genius. Unnecessarily चीज को लंबा किया गया। हैजलेट एक एसेस्ट है, ऐसे लिखता है, ऐसे राइटर है, एक अच्छा फिक्शन राइटर है। वो कहता है कि बट आई मे से ऑफ कॉलरिज, मैं कॉलरिज के बारे में कह सकता हूँ दैट ही इज द ओनली पर्सन, कि ये एक ऐसा वाहिद शख्स है आई एवर न्यू, जिसको मैं कभी जानता हूँ, हु आंसर टू द आइडिया ऑफ मैन ऑफ जीनियस, जो कि जीनियस इंसान के क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है या उसके मयार पे पूरा उतरता है। अब इसको हमने आगे सॉल्व किया है 3 तरह से। हमने पहली लाइन में थोड़ा सा मार्जिन दिया, फिर दूसरी लाइन में थोड़ा सा मार्जिन को क्लोज किया, फिर तीसरी लाइन में बिल्कुल मार्जिन को क्लोज कर लिया। अगर आप इसके वर्ड्स काउंट करें तो आपको वर्ड काउंट से ही अंदाजा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 इसमें मैंने इज को और आ को और आई को नहीं गिना। ठीक है, 23 वर्ड्स हैं। अब हम इस पे नेक्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि हमने उसको किसने कितने वर्ड्स में कन्वर्ट किया। Hazlitt wrote that he knew only Coleridge to possess all the qualities of a genius. अब आप यहाँ पे देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये 50% हमने इसको किया। अब इसको मजीद अब्रिज करते हैं। हैजलेट कॉल्ड कॉलरिज एज द ओनली नोन पर्सन हु वाज अ जीनियस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अगेन 50% के मार्जिन पे है, 45% के मार्जिन पे है। कॉलरिज वॉज द ओनली जीनियस नोन बाय हैजलेट। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 को 3 से ज़रब दें तो ये 24 बनता है।
और वो 23 वर्ड्स हैं, ऑलमोस्ट 24, हमने एक दो वर्ड स्किप भी कर दिए। तो इसको एवरेज करने का ये फार्मूला होता है। अब देखें, आप इसमें आखिरी लाइन पढ़ें, कॉलरिज वॉज द ओनली जीनियस नोन बाय हैजलेट, और फिर आप पहला पैरा, अब पहली जो ओरिजिनल पैसेज की लाइन है वो पढ़ें और आखिरी लाइन पढ़ें। दोनों के मीनिंग में फर्क नहीं है, चीजें एवरेज की गई हैं, लेकिन मीनिंग में फर्क नहीं आया। तो प्रेसी की जो खूबसूरती है वो होती ही इसी सूरत में है कि आपके मीनिंग में फर्क ना आए। ठीक है। अब लास्ट हम लेते हैं कि यूनिवर्सल ट्रुथ और टर्म्स को हम कैसे डील करते हैं। अब यहाँ पे देख लें, वॉर इज अ ग्रेट कैलेमिटी, जंग एक बहुत बड़ी तबाही है, ये एक हकीकत है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। इट इज वर्स देन फेमाइन और प्लेग, ये किसी कहत या ताउन की बीमारी से भी शदीद है। इट सेटल्स नथिंग बट अनसेटल्स एवरीथिंग। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख लें, एक चीज आपको नजर आई है। जब फर्स्ट टाइम मैंने ये लाइन पढ़ी थी, मुझे बड़ी ये लाइन अट्रैक्ट की थी कि यार ये कितनी खूबसूरत लाइन है, वॉर सेटल्स नथिंग बट अनसेटल्स एवरीथिंग। तो कोटेशन है, बड़ी खूबसूरत लाइन है। बल्कि ये जो लाइन है ये इस लाइन की एक्सटेंशन है, और जो एक्सटेंशन लाइंस होती हैं वो सारी रिमूव कर दी जाती हैं। वॉर जो है यहाँ पे टर्म है, क्लैमिटी, प्लेग और फिमाइन यहाँ पे वर्ड्स हैं। ये क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसका टेंस चेंज नहीं होगा। फैक्ट हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, कोई ऐसी चीज हो जो डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्चुअल बेस पे हो, तो वो टेंस चेंज नहीं होगा। वॉर को हम चेंज नहीं कर सकते बिकॉज वॉर इज अ टर्म। वॉर इज मोर डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि वर्ड्स देन आया था, तो देन कंपैरिजन था, तो हमने वो प्लेग की जगह पे हमने एपिडेमिक्स लिखे, जो छूत की बीमारियां होती हैं, जो छूने से या टच करने से लग जाती हैं, या बड़े पैमाने पे, बड़े एक इलाके में बड़े पैमाने पे फैलने वाली बीमारियां होती हैं, उनको एपिडेमिक्स कहते हैं। स्टारवेशन, जो कि भूख, अफलास और कहत होता है, उसको कहते हैं। तो वॉर इज मोर डिस्ट्रक्टिव देन एपिडेमिक्स एंड स्टारवेशन। आप इसके वर्ड्स काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 वर्ड्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ड्स हैं। ठीक है। अब ये 50% है, इसने क्वालिफाई अभी भी नहीं किया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने वर्ड काउंट को समझाना मकसूद नहीं था, बेसिकली टर्म और यूनिवर्सल ट्रुथ और वर्ड्स को रिप्लेस करना सिखाना मकसूद था। तो इसको मजीद भी किया जा सकता है। अब आप ये कह सकते हैं कि वॉर इज द वर्स्ट कैलेमिटी या वर्स्ट डिस्ट्रक्शन। 1 2 3 4 5, 5, तो ये 17 है, 5/3 15, तो नियर नियर है, वेरी नियर। ठीक है, इस तरह से आपको इसको प्रिसाइज करना होता है। आर क्लास एंड्स हियर, वी विल कंटिन्यू विद द रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स टुमारो। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली पूछिए।